अब आपसे एक सवाल, वो ये कि क्या आप ये बता सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों में आपकी आमदनी में कितनी वृद्धि हुई है? जो लोग नौकरी करते हैं उनसे हम ऐसा पूछेंगे कि आपकी तनख्वाह में पिछले 5 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है। अगर हम भारत सरकार के ही आंकड़ों को देखें तो पिछले 5 वर्षों में देश के लोगों की प्रति व्यक्ति सालाना औसत आय में 60,000 रुपए की वृद्धि हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी भारत में रहने वाले 271 अरबपतियों की आय में सिर्फ एक वर्ष में ही 28 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है और भारत के इन 271 अरबपतियों के पास अब कुल मिलाकर 83 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी एक नई रिपोर्ट में कहा है कि चीन और अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति भारत में रहते हैं। यानी अरबपतियों के मामले में भारत पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है और यह किसी भी भारतीय के लिए फख्र की बात होनी चाहिए, गर्व की बात होनी चाहिए कि तीसरे नंबर पर दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति हमारे देश में रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा 814 अरबपति चीन में रहते हैं, 800 अरबपति अमेरिका में रहते हैं, 271 अरबपति भारत में, 146 अरबपति ब्रिटेन में, 140 जर्मनी में, 106 स्विट्जरलैंड में, 76 अरबपति रशिया में रहते हैं, 69 इटली में, 68 फ्रांस में और 64 अरबपति ब्राजील में रहते हैं। और दुनिया में जो टॉप 100 बिलियनर्स हैं, यानी 100 अरबपतियों की जो सूची है, उनमें सबसे ज्यादा 40 अरबपति अमेरिका में है। यानी पहले 100 में 40 अरबपति अमेरिका में है, 15 अरबपति चीन से हैं और 5 अरबपति हमारे देश से हैं, भारत से। और इनमें भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की सूची में 10वें स्थान पर है। इस सूची में टेस्ला कंपनी के सीईओ इलॉन मस्क पहले नंबर पर हैं, अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस दूसरे नंबर पर हैं, अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी 15वें नंबर पर हैं और उनकी संपत्ति में 62% वृद्धि हुई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि एशिया में अब सबसे ज्यादा अरबपति चीन की राजधानी बीजिंग में नहीं बल्कि मुंबई में रहते हैं और मुंबई अब एशिया की बिलियनियर कैपिटल बन चुकी है। मुंबई का क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर है, जहां 92 अरबपति रहते हैं, जबकि बीजिंग का क्षेत्रफल लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर है, जहां 91 अरबपति रहते हैं। बीजिंग और मुंबई की तुलना आप देख लीजिए, मुंबई में 92 अरबपति रहते हैं और बीजिंग में 91 अरबपति रहते हैं। यहां अरबपति का मतलब उन अमीरों से है जिनके पास कम से कम 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। 1000 करोड़ रुपए। इस हिसाब से देखें तो एशिया में सबसे ज्यादा अरबपति अब मुंबई में रहते हैं। इसके अलावा अमेरिका के न्यूयॉर्क और ब्रिटेन के लंदन शहर के बाद मुंबई दुनिया का तीसरा ऐसा शहर है जहां इस समय सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। यानी मुंबई अरबपतियों का शहर बन गया है। न्यूयॉर्क में 119 अरबपति रहते हैं, लंदन में 97, मुंबई में 92, बीजिंग में 91 और चीन के शंघाई में 87 अरबपति रहते हैं। इसी सूची में भारत की राजधानी दिल्ली 9वें स्थान पर है और दिल्ली में भी 57 अरबपति रहते हैं। एक और बड़ी बात यह भी है कि मुंबई में रहने वाले अरबपतियों की संपत्ति पिछले साल के मुकाबले 47% बढ़कर लगभग 37 लाख करोड़ रुपए की हो गई है, जबकि चीन के बीजिंग में रहने वाले अरबपतियों की संपत्ति 28% घटकर सिर्फ 22 लाख करोड़ रुपए रह गई है। तो मतलब क्या हुआ? मुंबई के अरबपतियों की संपत्ति तो तेजी से बढ़ रही है, उनके पास पैसा तेजी से बढ़ रहा है, और बीजिंग में रहने वाले अरबपतियों की संपत्ति तेजी से घट रही है। सोचिए, मुंबई में रहने वाले 92 अरबपतियों के पास 37 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, सिर्फ 92 लोगों के पास, जबकि पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 30 लाख करोड़ रुपए की है। यानी पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से ज्यादा पैसा हमारे देश में सिर्फ मुंबई शहर में रहने वाले इन 92 लोगों के पास है। यहां आप इस विरोधाभास को भी देखिए कि जिस मुंबई में एशिया के सबसे अमीर और सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं, मुंबई के भी 2 रूप हैं। उसी मुंबई शहर के धारावी में दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती भी है। यह भी मुंबई का ही एक रूप है, इसलिए बहुत खुश होने की भी आवश्यकता नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि मुंबई शहर में जो 1.25 करोड़ लोगों की आबादी है, उनमें से 52 लाख लोग ऐसे हैं जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, जिनकी जिंदगी यहां बीतती है। लेकिन दूसरी तरफ इसी शहर में एशिया के सबसे अमीर 92 अरबपति भी हैं।
जिनकी कुल संपत्ति 37 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। ये है मुंबई शहर के दो रंग, दो रूप, ब्लैक और व्हाइट, दिन और रात। ये अमीरों और गरीबों के बीच की एक ऐसी खाई है जिसमें अमीरों की चकाचौंध गरीबों की पीड़ा को खा जाती है और ये खाई किसी को नजर नहीं आती। इस आर्थिक असमानता की कोई बात नहीं करता और मुंबई में दुनिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी बड़ी बड़ी इमारतों के पीछे छिप जाती है। लेकिन हमें लगता है कि आज इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इस समय पूरी दुनिया में कुल 3,279 अरबपति हैं, जिनमें 167 अरबपति ऐसे हैं जो पहली बार इस सूची में शामिल हुए हैं। और यह बात इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इनमें से आधे से ज्यादा अरबपतियों की संपत्ति में इसलिए वृद्धि हुई क्योंकि इन अरबपतियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े स्टार्टअप्स में निवेश किया है। इसका मतलब यह है कि इस रिपोर्ट के आखिर में जो बताया गया है वो ये कि आने वाले कुछ वर्षों में दुनिया में दो ही सेक्टर ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा पैसा होगा और जहां सबसे ज्यादा अरबपति बनेंगे। पहला सेक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और दूसरा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। लेकिन अब सोचिए, क्या हमारे देश के युवा इन क्षेत्रों में काम करके भविष्य के इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग या मुकेश अंबानी या गौतम अडानी बनना चाहते हैं, या फिर वो सिर्फ सरकारी नौकरी ही करना चाहते हैं? तो एक और बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा पैसा है एआई में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और इस समय भी जो अरबपतियों की जो संपत्ति है, धन दौलत है, जो लगातार बढ़ रही है, या जो नए अरबपति बन रहे हैं, वो लोग हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पैसा लगाया है। हमारे देश के युवाओं से हम ये कहना चाहते हैं कि उन्हें ये देखना चाहिए कि भविष्य में किस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ है, कहां सबसे ज्यादा मौके हैं। और ये दो चीजें आज हम आपको सलाहें देना चाहते हैं। सबसे ज्यादा पैसा आने वाले समय में होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्षेत्र में। अब हमारे देश के युवाओं को यह देखना है कि क्या उनके पास ऐसा स्किल सेट है, ऐसा कोई स्किल है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम कर सकें, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज के क्षेत्र में काम कर सके। क्या आपके पास ऐसा कोई स्किल है? अगर है तो आप भी अरबपति बन सकते हैं, वरना सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएं दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और भारत सरकार में सचिव संजीव सान्याल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि यूपीएससी की परीक्षा को पास करने के चक्कर में भारत के लाखों युवा अपने जवानी के कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही में आज कुछ ही हजार लोगों की जरूरत है। और इसीलिए अगर ये युवा अपने इस कीमती समय को बचाते हैं और अपनी इस ऊर्जा को किसी और काम या किसी और क्षेत्र में लगाते हैं तो भारत आने वाले वर्षों में कहीं ज्यादा तरक्की करेगा और ये युवा भी ज्यादा तरक्की करेंगे। आज आपको ये बात सोचनी चाहिए कि भारत के बहुत सारे युवा इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग या मुकेश अंबानी बनने की बजाय सरकारी नौकरी के सपने क्यों देखते हैं? वो भारत सरकार में एक संयुक्त सचिव बनना चाहते हैं, लेकिन इलॉन मस्क नहीं बनना चाहते। और अब भी हमारे देश में सरकारी नौकरियों का इतना बड़ा आकर्षण आखिर क्यों है? उदाहरण के लिए वर्ष 2022 में भारत के 11,35,697 छात्रों ने यूपीएससी की परीक्षा के लिए आवेदन किया था। ये सभी लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनना चाहते थे, लेकिन आखिर में इनमें से सिर्फ 933 छात्रों को ही इस परीक्षा में पास होने के बाद नौकरी मिली। 11,35,000 लोगों में से 933 लोग पास हुए। इसी तरह यूपीएससी की परीक्षा में पास होने वाले छात्र जो हैं, उनकी जो रेशो है, परसेंटेज जो है पास होने वालों की, देखिए 0.0008% लोग पास होते हैं और फेल होने वाले जो हैं छात्र हैं वो हैं 99.9992%। इसलिए आज ये बहस हो रही है कि जिस परीक्षा में 99.9% से भी ज्यादा छात्र फेल हो जाते हैं, उस परीक्षा को पास करने के चक्कर में हमारे देश के युवा अपने कीमती समय को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? भारत में यूपीएससी की परीक्षा के लिए उन्हीं छात्रों को योग्य माना जाता है जिन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की हो, और हमारे देश में हर साल औसतन 10 लाख छात्र ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करते हैं। लेकिन यूपीएससी की परीक्षा के लिए इससे भी ज्यादा 11 लाख छात्र हर वर्ष हमारे देश में आवेदन करते हैं। और यहां बात सिर्फ यूपीएससी की परीक्षा की नहीं है। सरकारी नौकरी चाहे किसी भी ग्रेड और क्लास की हो,
हमारे देश में लगभग हर किसी को सरकारी नौकरी ही चाहिए और इनमें भी नॉन टेक्निकल जॉब्स यानी ऐसी नौकरियां जिनमें किसी खास कौशल की आवश्यकता नहीं होती, उन नौकरियों का आकर्षण सबसे ज्यादा है और इन सरकारी नौकरियों के लिए हमारे देश में युवाओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में 7,22,000 नौकरियों के लिए भर्तियां निकाली, जिनके लिए 22 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया। यानी केंद्र सरकार की एक नौकरी के लिए औसतन 306 लोग लाइन में लगे हैं, लेकिन इनमें से नौकरी सिर्फ एक को मिली और बाकी के 305 लोगों ने या तो दूसरी सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा दी या फिर वो इन्हीं नौकरियों को हासिल करने की तैयारी में फिर से जुट गए। और यहां बात सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं है, राज्य सरकारों के विभागों में, स्कूलों में और पुलिस में भी अलग अलग पदों की नौकरियां हैं। और इन सरकारी नौकरियों को लेकर हमारे देश के युवाओं में इतना आकर्षण इसलिए है क्योंकि प्राइवेट नौकरियों के मुकाबले सरकारी नौकरियों में एक स्थायित्व होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी नौकरियां परमानेंट होती हैं और हमारे देश में लोगों को परमानेंट नौकरी चाहिए। पिछले 3 वर्षों में अलग अलग प्राइवेट कंपनियां भारत में न जाने कितने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुकी हैं। आप भी हर महीने सुनते रहते होंगे, भारत में भी और विदेशों में भी बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां भी हैं, वो भी हर 2-4 महीने में अपने कर्मचारियों की भर्ती में जो है छटनी करते रहते हैं। कितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जब आप अखबारों में पढ़ते हैं कि उन्होंने सैकड़ों कर्मचारियों को एक ही दिन नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वो कॉस्ट कटिंग कर रही है। उनकी जो बैलेंस शीट है वो उसके हिसाब से चलते हैं। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो ज्यादा लोगों को भर्ती कर लेते हैं, जैसे ही उनकी कुछ कंपनियां नुकसान में आती हैं, घाटे में आती हैं, वो तुरंत लोगों को निकाल देते हैं। इसी दौरान ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी आपने सुना है जब किसी सरकार ने अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया हो ये कहकर कि हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार घाटे में चल रही है, इसलिए हम अपने कर्मचारियों की संख्या घटा रहे हैं, हम अपने खर्चे कम कर रहे हैं। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि सरकार में से किसी की सरकारी नौकरी को लेकर कर्मचारियों को हटा दिया गया हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता रहता है क्योंकि वहां नौकरी पक्की नहीं है। सरकार चाहे कितने भी घाटे में क्यों ना हो हमारे देश में, वो प्राइवेट कंपनियों की तरह अपने सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से कभी नहीं निकाल सकती। और इसी स्थायित्व की वजह से हमारे देश के युवा प्राइवेट नौकरी से ज्यादा सरकारी नौकरियों के लिए मेहनत करते हैं और हमारा समाज भी सरकारी नौकरी को ही सही और स्थायी मानता है। कड़वा सच ये भी है कि हमारे समाज में सरकारी नौकरी करने वालों को सम्मान ज्यादा मिलता है और बहुत बार अगर आप देखेंगे समाज को तो हमारे यहाँ जो रिश्ते नाते निभाए जाते हैं ऐसे घरों में ज्यादा किए जाते हैं जहां पर लड़के की सरकारी नौकरी हो या लड़की की सरकारी नौकरी हो। हालांकि सोचिए, अगर हमारे देश में 18 से 35 साल के जो 46 करोड़ युवा हैं वो अगर सरकारी नौकरियों की जगह अलग अलग क्षेत्रों में मेहनत करते हैं और नए नए स्टार्टअप्स में हिस्सा लेते हैं तो इसका उन्हें कितना लाभ होगा और इससे भारत की तस्वीर किस हद तक बदल जाएगी। इसलिए आज देश को, युवाओं को हम यही बताना चाहते हैं कि आप अब सरकारी नौकरियों से आगे की बात करिए और जो 2 क्षेत्र हमने आपको बताए हैं इन क्षेत्रों में देखिए आप क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा है कि भारत में जो लोग बेरोजगार हैं उनमें 83% युवा हैं। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से 3 बातों का जिक्र है। पहली बात यह कि भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 15 से 29 वर्ष के युवाओं में है और भारत में जो लोग बेरोजगार हैं उनमें 83% 15 से 29 वर्ष के हैं। दूसरी बात, पिछले 2 दशकों में बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है और ये सारे वो राज्य हैं जहां पिछले 2 दशकों में बीजेपी से लेकर कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों की सरकारें रही हैं। लेकिन इन राज्यों में कोई भी पार्टी, चाहे सरकार किसी की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, क्षेत्रीय दल की हो, कोई भी बेरोजगारी को कम नहीं कर पाया। तीसरी बात इसमें लिखी है, भारत में पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है। वर्ष 2000 में उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने वाले 54% युवा बेरोजगार थे और आज 2024 में ऐसे पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी की दर बढ़कर 65.7% हो गई है। हालांकि यह बात कोई नहीं बता रहा कि इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी बढ़ने का एक बड़ा कारण यह है कि वो सरकारी नौकरी ही करना चाहते हैं, जबकि सरकारी नौकरियां इतनी हैं ही नहीं। और इस रिपोर्ट में इसका एक उदाहरण भी दिया गया है, ध्यान से सुनिए। अगस्त 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में पियोन की
सिर्फ 62 नौकरियां निकली थी, जिसके लिए 92,000 छात्रों ने आवेदन किया। तो इसका अब अंदाजा लगा लीजिए कि जो क्लास 4 की जो नौकरियां हैं, उनके लिए भी हमारे देश में युवाओं की होड़ लगी हुई है, एक लंबी रेस है।